हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका आईसीटी वर्चुअल क्लासेस में। मैं हूं कविता, आपकी साइंस टीचर। करती हूं आप सभी अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। तो क्लास हम बात कर रहे थे यहाँ पर अपने चैप्टर की, और चैप्टर का नाम है डाइजेशन। चैप्टर के क्वेश्चन आंसर्स हम कर रहे थे, तो देख लेते हैं अभी तक आपने कौन कौन से क्वेश्चन यहाँ पे सॉल्व किए हैं। चलिए, सबसे पहले फर्स्ट क्वेश्चन आपने देखा है, पर देख लेंगे। चलिए, आपको होमवर्क में जो क्वेश्चन मिला था वो है ये। आपने कहा व्हाट आर द बेसिक लेयर्स ऑफ द वॉल ऑफ एलिमेंट्री कैनाल। एलिमेंट्री कैनाल की जो लेयर्स हैं उसके बारे में आपको बताना था, या आपको गट जो है लेयर्स के बारे में बताना। ठीक है, आपने यहाँ पे क्या बतानी है, लेयर्स बतानी। तो जैसे कि मैंने आपको बताया था, लेयर्स कुछ बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है, इस प्रकार से है। और आपको सिर्फ लेवलिंग यहाँ पर करनी है, इतना ही था। आपको सिर्फ लेवलिंग यहाँ पर करनी। तो डायग्राम कुछ अलग सा नहीं है। यहाँ पे आपको लेयर्स के नाम बताने हैं। आपको इतना पता होना चाहिए कि इंटरनल सबसे जो इनरमोस्ट लेयर है वो कौन सी है, उसके बाद कौन सी है, सीक्वेंस आपको पता होना चाहिए। आपको बताया गया है यहाँ पे, here are four basic layers of the wall of the elementary canal as listed। यहाँ पर जो एलिमेंट्री कैनाल है उसमें कितनी आती है, मेनली 4 लेयर्स आती हैं, 4 परतें। उसके बारे में आपको बताना है यहाँ पर। ध्यान रखिए, हम बाहर से बात कर रहे हैं। जब भी आप ये सीक्वेंस देख रहे हैं तो सबसे पहले हम बाहर की बात करेंगे, फिर अंदर की, फिर अंदर की, फिर सबसे इनरमोस्ट लेयर की हम यहाँ पे बात करेंगे। ठीक है, तो हम कह सकते हैं सबसे आउटर मोस्ट लेयर को हम कहते हैं सेरोसा। जैसे सेरोसा कहें, क्या बोला है सेरोसा के बारे में, हमने कहा आउटर में मोस्ट लेयर ऑफ द ह्यूमन एलिमेंट्री कैनाल। सबसे आउटर मोस्ट लेयर होती है ह्यूमन के एलिमेंट्री कैनाल की। ठीक है, इट कंसिस्ट ऑफ अ फाइन लेयर ऑफ सिक्रीटरी एपिथेलियल सेल। किससे बनी होती है, एपिथेलियल सेल से बनी होती है। एपिथेलियल सेल में आपने कहा सिक्रीटरी एपिथेलियल सेल से मिलकर बनी होती है, विद अ फ्यू अंडरलाइंग कनेक्टिव टिश्यू। और इनमें कुछ कैसे होते हैं, तो बेसिकली आपने समझा कि सेरोसा जो एक लेयर है, सबसे आउटर मोस्ट लेयर यहाँ पर होती है, फाइन लेयर यहाँ पर है। किससे बनी है, यहाँ पे सिक्रीटरी एपिथेलियल सेल से बनी है, एपिथेलियल सेल से बनी है, और इसमें कुछ कनेक्टिव। इसके बाद इसके अंदर जो सेकंड लेयर आती है, आपने कहा वो है मस्कुलरिस। ठीक है, पहले जो सबसे बाहर की परत है वो है सेरोसा, उसके अंदर की जो लेयर है उसे हम कहते हैं मस्कुलरिस। आपने कहा इट इज अ लेयर ऑफ अ थिन। ये कैसी लेयर है, थिन है, पतली है, स्मूथ मसल है, which is arranged into outer layer that is longitudinal and inner layer that is circular। दो लेयर में डिवाइडेड होती है मस्कुलर। आपने कहा ये कैसी होती है, लेयर है और स्मूथ मसल। कैसी मसल है, स्मूथ मसल। अब यहाँ पर ये दो लेयर में अरेंज होती है, तो लॉन्गिट्यूडनल होती है और एक ऐसी होती है यहाँ पे सर्कुलर होती है। तो एक लॉन्गिट्यूडनल है और एक क्या है, सर्कुलर। क्लियर है यहाँ पे, क्या समझे। सबसे आउटर मोस्ट लेयर है सेरोसा, उसके अंदर है मस्कुलरिस। मस्कुलरिस दो लेयर में अरेंज होती है, लॉन्गिट्यूडनल में और यहाँ पे सर्कुलर में। ठीक है, उसके अंदर जो आती है उसके बाद उसे हम कहते हैं सब म्यूकोसा में हमने कहा इट इज अ लेयर ऑफ अ लूज कनेक्टिव। लेयर है लूज कनेक्टिव, एक लेयर होती है दैट कंटेन्स अ लिम्फ वेसल्स। इसमें क्या क्या होती है, लिम्फ वेसल्स पाए जाते हैं, नर्व पाए जाते हैं, एंड ब्लड पाए। ठीक है, सब म्यूकोसा सपोर्ट म्यूकोसा। सब म्यूकोसा क्या करती है, म्यूकोसा को सपोर्ट करती है। म्यूकोसा क्या हुआ, ठीक है, सबसे इनरमोस्ट जो लाइनिंग होती है यहाँ पे गट की है, एलिमेंट्री कैनाल की, वो है म्यूकोसा। तो ये है, ठीक है। आपने कहा इट इज द इनरमोस्ट लाइनिंग ऑफ द ल्यूमन ऑफ द एलिमेंट्री कैनाल विच इज chiefly involved in the process of absorption। म्यूकोसा इनरमोस्ट लेयर है, क्या काम है इसका, एब्जॉर्प्शन है और सिक्रेशन इसका फंक्शन। तो मान के चल रही हूँ आपने इन लेयर्स के बारे में समझा होगा और पढ़ा होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं।
ये क्वेश्चन आप सॉल्व कर चुके हैं, बाइल कैसे हेल्प करता है फैट्स के डाइजेशन। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, जिसमें आपसे पूछा गया है स्टेट द रोल ऑफ पैनक्रियाटिक जूस का डाइजेशन ऑफ प्रोटीन। आपने कहा पैनक्रियाटिक जूस का प्रोटीन के डाइजेशन क्या फंक्शन है, आपको यहाँ बताना। हमने कहा पैनक्रियाटिक जूस कंसिस्ट ऑफ अ सेवरल इनएक्टिव एंजाइम्स। पैनक्रियाटिक जूस पैनक्रिया से या अग्नाशय से रिलीज होगा। अग्नाशय का एक लीफ टाइप स्ट्रक्चर है जो आपके स्टमक के नीचे होते हैं। ये जो है इसमें एंडोक्राइन पार्ट भी होता है, एक्सोक्राइन पार्ट भी होता है, यानी कि एंजाइम्स भी कर रहा है और हार्मोन भी। अब आपने कहा इसमें बहुत सारे क्या होते हैं, इनएक्टिव एंजाइम्स होते हैं। टू नेम अ फ्यू, कीमोट्रिप्सिनोजन। आपने कहा कुछ इसमें पैनक्रियाटिक जूस में कुछ क्या होते हैं, इनएक्टिव एंजाइम होते हैं, निष्क्रिय एंजाइम है वो होते हैं, उनमें से कुछ का नाम है जैसे कीमोट्रिप्सिनोजन, ट्रिप्सिनोजन एंड प्रो carboxypeptidase, lipase, nucleases and amylases, which play a crucial role in the process of protein digestion। ठीक है, तो आप देखिए कि यहाँ पर जो पैनक्रियाटिक जूस उसमें कितनी सारी चीजें होती हैं। ट्रिप्सिनोजन होता है, यहाँ पे ट्रिप्सिनोजन होता है, प्रो कार्बोक्सीपेप्टाइडेज होता है, लाइपेज होता है, amylase। यह कार्बोहाइड्रेट के लिए, यह न्यूक्लिक एसिड के लिए, यह है फैट के लिए, यहाँ पे ये अगेन कार्बोहाइड्रेट के लिए, ये आपने कहा प्रोटीन। तो आपने कहा आपका पैनक्रियाटिक जूस है, उसमें सारे टाइप के पैनक्रियाटिक जूस होते हैं जो पैनक्रिया से सिक्रिट होने वाला, जो यहाँ पे क्या है एंजाइम्स हैं, या जो डाइजेस्टिव जूस है उसमें कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और फैट तीनों के डाइजेशन के क्या होते हैं, जो डाइजेस्टिव जूस है वो सिक्रिट। अब प्रोटीन का डाइजेशन अगर हम कहें तो हमने कहा एंटेरोकाइनेज एंड एंजाइम इज प्रोड्यूस्ड बाय द इंटेस्टाइनल म्यूकोसा। इंटेस्टाइनल म्यूकोसा बात कर रहे हैं, इंटेस्टाइनल म्यूकोसा, आप गट के बारे में जब बात कर रहे हैं नहीं बात कर रहे हैं। अपने इंटेस्टाइनल म्यूकोसा एक एंटेरोकाइनेज एंजाइम रिलीज होता है। दिस एंजाइम एक्टिवेट्स द ट्रिप्सिनोजन इनटू ट्रिप्सिन। क्या करता है, ट्रिप्सिनोजन को ट्रिप्सिन में कन्वर्ट करता है। अब सेम चीज आपने स्टमक में पढ़ी थी, जब आपने कहा, जब हम स्टमक की बात कर रहे थे, तो हमने कहा यहाँ पर गैस्ट्रिक ग्लैंड जो होती है वो क्या करती है, पेप्सिनोजन को रिलीज करती हैं, और ये पेप्सिनोजन कन्वर्ट होता है पेप्सिन में। ठीक है, किसके द्वारा, हाइड्रोक्लोरिक एसिड के द्वारा। सेम वही चीज हमने कहा कि ये कहाँ पर हो रहा है, स्मॉल इंटेस्टाइन में। जो पैनक्रियाटिक जूस है वो क्या रिलीज करेगा, पेप्सिनोजन ट्रिप्सिनोजन को क्या करेगा, यहाँ पे रिलीज करेगा। ट्रिप्सिनोजन कन्वर्ट होता है ट्रिप्सिन में, क्योंकि ट्रिप्सिनोजन क्या है, यहाँ पे इनएक्टिव फॉर्म है। ठीक है, और ट्रिप्सिन यहाँ पे क्या है, एक्टिव फॉर्म है। ठीक है, आपने कहा कि यहाँ पर एक एंजाइम है जिसका नाम है एंटेरोकाइनेज। एंटेरोकाइनेज कहाँ से रिलीज होता है, आपने कहा स्मॉल इंटेस्टाइन से। स्मॉल इंटेस्टाइन के कहाँ से, म्यूकोसा से। जो म्यूकोसा लेयर होती है क्या होता है, एंटेरोकाइनेज रिलीज होता है, जो कि ट्रिप्सिनोजन को ट्रिप्सिन में कन्वर्ट करता है। अब ट्रिप्सिन क्या करेगा, यहाँ पे प्रोटीन के डाइजेशन में हेल्प करेगा। ये क्या करेगा, प्रोटीन के डाइजेशन में हेल्प। फिर इतनी बात तो चलिए एक बार आप लोग से
चलिए तो आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे सॉल्व करते हैं। नेक्स्ट हमने कहा subsequently trypsin activates other enzymes of pancreatic juice such as a procarboxypeptidase chymotrypsin। अब क्या होगा यहाँ पे, हमने कहा जो ट्रिप्सिन है वो अदर एंजाइम्स करता है, क्योंकि हमने क्या कहा था, तो पैनक्रियाटिक जूस है उसमें जो एंजाइम्स है वो क्या होंगे, इनएक्टिव होंगे। ट्रिप्सिन यहाँ पर क्या हुआ, एंटेरोकाइनेज ने ट्रिप्सिन को एक्टिवेट किया है और अब जो ट्रिप्सिन है वो अदर जो एंजाइम्स है उन्हें एक्टिवेट करेगा। Chymotrypsinogen is an enzyme that coagulates milk and convert protein into peptidase। ठीक है, तो केमोट्रिप्सिन क्या करेगा, एक ऐसा एंजाइम है जो क्या करता है, कोगुलेट करता है मिल्क को और प्रोटीन को पेप्टाइडेज में कन्वर्ट करता है। हमने कहा कीमोट्रिप्सिन जो है वो इनएक्टिव फॉर्म में है, ट्रिप्सिन ने क्या किया है, इसे कीमोट्रिप्सिन में कन्वर्ट किया है, जो कीमोट्रिप्सिनोजन को कीमोट्रिप्सिन में कन्वर्ट किया जाता है। कीमोट्रिप्सिन यहाँ पे क्या करेगा, प्रोटीन को पेप्टाइडेज में कन्वर्ट यहाँ पर करेगा। तो बेसिकली आप देख क्या रहे हैं, आप देख रहे हैं कि प्रोटीन का डाइजेशन यहाँ पर प्रकार से हो रहा है। ठीक है, नेक्स्ट है कार्बोक्सीपेप्टिडाइडेज एक्ट ऑन द कार्बोक्सिल part of the peptide chain which promote the release of the last amino acid, therefore and it enable in the protein digestion। आपने कहा कार्बोक्सीपेप्टिडाइडेज क्या करेगा, एक्ट ऑन द कार्बोक्सिल पार्ट, कार्बोक्सिल पार्ट पे क्या करेगा, यहाँ पे एक्ट करेगा। ठीक है, और ये क्या करेगा, विच प्रमोट द रिलीज ऑफ लास्ट अमीनो एसिड, ये जो एक लास्ट अमीनो एसिड है उसके रिलीज होने में क्या करेगा, हेल्प करेगा और इसे प्रमोट करेगा। therefore it enables in the protein digestion। तो आपने कहा पेप्टाइडेज कन्वर्ट हो जाता है स्मॉलर पेप्टाइड चेन एंड अमीनो एसिड में प्रेजेंस में, कार्बोक्सीपेप्टिडाइडेज की प्रेजेंस में। ठीक है, नेक्स्ट हमने कहा therefore the partially hydrolyzed protein that are found in time are acted upon by different proteolytic enzymes of the pancreatic for complete digestion। therefore a partially hydrolyzed protein, तो partially hydrolyzed protein है that are found in chyme are acted upon by different proteolytic enzymes of the pancreatic juice for complete digestion। अब यहाँ पर क्या होगा कि जो पैनक्रियाटिक जूस है उसके एक्शन से यहाँ पर प्रोटीन का कंप्लीट डाइजेशन होगा। तो हमने कहा प्रोटीन एंड पेप्टोन्स, ट्रिप्सिन, कीमोट्रिप्सिन एंड कार्बोक्सीपेप्टिडाइज की प्रेजेंस में किस में कन्वर्ट होता है, डाइपेप्टाइडेज में कन्वर्ट होता है। ठीक है, क्लियर है इतना। आगे बढ़ते हैं, आगे जो क्वेश्चन हमारे पास आता है आपसे पूछा गया है गिव द डेंटल फॉर्मूला ऑफ ह्यूमन बीइंग। मनुष्य के डेंटल फॉर्मूला को आपको यहाँ पर बताना है। आपने कहा द डेंटल फॉर्मूला ऑफ ह्यूमन to expressing the teeth arrangement each of the upper jaw and lower jaw। ठीक है, सबसे पहले हमने कहा कि हम बात करते हैं टाइप्स ऑफ टीथ के बारे में। आपसे टाइप्स ऑफ बारे में पूछा जाए तो 4 टाइप्स के क्या आते हैं, टीथ आते हैं। ठीक है, कौन कौन से वो 4 टाइप के टीथ हमने कहा, सबसे पहले हमारे पास आते हैं इंसीजर, फिर आते हैं कैनाइन, फिर आते हैं प्री मोलर और लास्ट में आते हैं मोलर। ये कैसा सीक्वेंस है हमारा, फ्रंट से ले करके आई फॉर इंसीजर, कैनाइन, प्री मोलर, मोलर। ठीक है, अब हम बात करेंगे यहाँ पर एक जॉ की और एक जॉ में से हम बात करेंगे हाफ जॉ की। तो सबसे पहले जॉ क्या होती है, ये आपका अपर जॉ है जिसमें आपके दांत लगे हुए हैं, या आपका लोअर जॉ है जिसमें आपके दांत लगे हुए हैं। अब आइए फ्रंट में, ये जो मिड वाला पोर्शन होता है जहाँ से आप क्या करते हैं, बीचों बीच एक लाइन क्रिएट करते हैं। जैसे कि जब आप पढ़ रहे थे यहाँ पे बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन आपने पढ़ा है, उसमें आपने किंगडम एनिमेलिया पढ़ा है। ठीक है, किंगडम एनिमेलिया में आपने सिमेट्री पढ़ी थी और सिमेट्री कितने प्रकार के होते हैं, आपने कहा 3 प्रकार के। एक तो एसिमेट्री जिसमें कोई सिमेट्री है ही नहीं, एक होता है बायलेटरल सिमेट्री और एक होती है रेडियल सिमेट्री। ठीक है, तो हमने क्या बोला, तो रहने देते हैं क्योंकि आपने कहा उसमें कोई सिमेट्री है नहीं। एक है यहाँ पर रेडियल सिमेट्री और एक है यहाँ पर बायलेटरल सिमेट्री। तो आपने कहा सिमेट्री कैसे पता चलती है कि आपकी बॉडी में से वो कितने प्लेन हैं
ये वो कितने ऐसे स्थान है जहाँ से आपने बीचों बीच से कट किया और आपको जो बॉडी है वो 2 इक्वल हाफ में मिलती है। 2 बराबर भाग नहीं कहेंगे, बराबर भागों से मतलब नहीं है, बराबर भाग के साथ साथ आपने का इक्वल नंबर ऑफ ऑर्गन भी होने चाहिए। जैसे जैसे हमने कहा मनुष्य में सिर्फ एक बीचों बीच एक ऐसा प्लेन है जिससे कि हम एक लाइन ड्रॉ करें अगर, तो आपको अपनी राइट साइड और अपनी लेफ्ट साइड दोनों में क्या है, इक्वल पार्ट्स दिखाई देते हैं। ठीक है, आपने कहा अगर सिर्फ एक ऐसा प्लेन है, सिर्फ एक ही प्लेन से आप क्या कर सकते हैं, बॉडी को 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं, तो आप उसे बायलेटरल सिमेट्री। चलिए, तो हम बात कर रहे थे यहाँ पर, हमने कहा सबसे पहले हम बात करेंगे टाइप्स ऑफ के बारे में। ठीक है, 4 टाइप के हमारे पास टीथ आते हैं। क्या क्या आते हैं, हमने कहा इंसीजर है, कैनाइन है। अब सबसे पहले हमने कहा हम एक जॉ को लेते हैं और जॉ का हम हाफ पार्ट लेते हैं। तो ये हमारा लोअर जॉ है, हमारा अपर जॉ है। ठीक है, अपर जॉ को पूरा नहीं लेंगे, आपने कहा मिड वाला पोर्शन है। हम बात कर रहे थे सिमेट्री के बारे में। तो हमने कहा कि हमारी बॉडी में सिर्फ एक ऐसा प्लेन है जहां से हम बॉडी को 2 इक्वल हाफ में क्या कर सकते हैं, डिवाइड कर सकते हैं। इसीलिए हमने कहा था जो ह्यूमंस होते हैं उसमें कौन सी सिमेट्री पाई जाती है, बायलेटरल सिमेट्री पाई जाती है। ठीक है, तो रेडियल सिमेट्री क्या होती है, रेडियल सिमेट्री किसी भी प्लेन से आप एक कट करेंगे, ये बॉडी के किसी भी भाग से आप क्या कर सकते हैं, जो 2 इक्वल हाफ है उन्हें प्राप्त कर सकते हैं। कैसे, अब देखिए स्टार फिश है। ठीक है, एक स्टार फिश, एक स्टार है, स्टार को आप किसी भी प्लेन से कट करेंगे आपको 2 इक्वल हाफ मिल जाएंगे। आपने क्या, एक सर्कल है, सर्कल को आप ऐसे करो तो 2 इक्वल हाफ है, ऐसे करो 2 इक्वल हाफ है, ऐसे करो 2 इक्वल हाफ है, या फिर आपने कहा ऐसे करो 2 इक्वल हाफ यहाँ पर आपको मिल जाएंगे। से हम कहते हैं यहाँ पर रेडियल सिमेट्री। रेडियल सिमेट्री का मतलब होता है कि किसी भी प्लेन से कट कर आपको 2 इक्वल हाफ मिलते हैं। ध्यान रखिए 2 इक्वल हाफ का मतलब सिर्फ क्वांटिटी से नहीं है। 2 इक्वल हाफ का मतलब होता है कि आपके राइट साइड में भी सेम ऑर्गन है, आपके लेफ्ट साइड में भी सेम ऑर्गन है। जैसे आपने यहाँ से कट किया, आपने कहा आपकी एक आईज इधर है, एक आईज इधर है, आपका नोज का हाफ पार्ट इधर है, हाफ पार्ट इधर है। सेम आप आएंगे अपनी जॉ पे एक सेंटर वाले पॉइंट पे, सेंटर वाले पॉइंट से आपको क्या करना है, एक पार्ट देखना है। ये आपका पूरा जॉ है, जॉ का आप हाफ पार्ट ले लीजिए, आप ये वाला पार्ट ले लीजिए, राइट साइड ले लेते हैं। जो हमारे एक जॉ अपर जॉ है, अपर जॉ की हम राइट साइड ले लेते हैं। अपर जॉ कहाँ से स्टार्ट होगा, यहाँ से। तो आपका सेंटर वाला टीथ है, सेंटर वाले टीथ से आप इधर देखें। हमने कहा हमारे पास इंसिजर नंबर कितना होता है, कैनाइन का नंबर कितना है, प्रीमोलर और मोलर का नंबर। इसके बेसिस पे हम देखते हैं यहाँ पे टीथ का अरेंजमेंट एंड नंबर ऑफ टीथ। अगर हम देखें तो टोटल नंबर ऑफ टीथ होते हैं 32। ठीक है, कितने होते हैं यहाँ पे, 32 होते हैं। तो हम क्या देखते हैं, ये नंबर हमने लिखे। ये बहुत पहले से पढ़ते चले आ रहे हैं। आपने यहाँ पे क्लास 7th में एक चैप्टर पढ़ा था डाइजेशन, आपने वहाँ पे सेम टॉपिक पढ़ा था। आपने क्लास 10th में एक चैप्टर पढ़ा था लाइफ प्रोसेसेस में, और लाइफ प्रोसेसेस में आपने अगेन एक टॉपिक पढ़ा था डाइजेशन, उसमें आपने बहुत डिटेल में समझा था। सेम चीज आपने वहाँ पर देखी थी। आपके पास अगेन वो सेम चीज आ रही है। तो हमने कहा हमने एक नंबर लिखा 2123। 21 का मतलब होता है इंसीजर हमारे पास आए हैं 2। ध्यान रखिए टोटल इंसीजर नहीं है, हम सिर्फ एक साइड की बात कर रहे हैं। तो अगर हम पूरे जॉ की बात करें, जॉ हमारे पास कितने इंसीजर होंगे, 4 इंसीजर होंगे। क्यों 4 होंगे, क्योंकि हमने कहा हम तो सिर्फ इसकी बात करें। हमने कहा नंबर ऑफ इंसीजर हमें कितना दिखा है, 2। इधर भी इंसीजर होगा, इधर भी कितने इंसीजर होंगे, 2 होंगे। तो टोटल नंबर ऑफ इंसीजर कितने आए हैं, यहाँ पे एक जॉ में 4 आए हैं। अब आते हैं कैनाइन। कैनाइन का नंबर यहाँ पर कितना होता है, 1। हाँ देखिए, जो आपके इंसीजर कैनाइन प्री मोलर एंड मोलर यहाँ भी हैं, आपके इंसीजर कैनाइन प्री मोलर एंड मोलर यहाँ भी होंगे। ठीक है, हम क्या करते हैं, हाफ जॉ को क्यों ले रहे हैं, जिससे कि इजी हो जाए चीजों को समझने में। हाँ से देखिए, आपने ना इंसीजर कैनाइन एक इधर भी है, तो कैनाइन एक इधर भी होगा। तो टोटल नंबर ऑफ कैनाइन कितना है, हमारे पास 2 कैनाइन आए हैं। अब आते हैं प्री मोलर। आपने कहा प्री मोलर आपने कितने देखे हैं, यहाँ पर 2 देखे हैं, यहाँ पर भी प्री मोलर कितने होंगे, 2 होंगे। तो टोटल नंबर ऑफ प्री मोलर कितने हैं, 4 है यहाँ पर। अब आते हैं मोलर पे। मोलर का नंबर हमने 3 देखा है, यहाँ पे मोलर का नंबर 3 है। तो टोटल नंबर ऑफ मोलर कितने हैं, यहाँ पे 6 हो। ठीक है, ये हमारे पास एक जॉ की बात आती है।
अगर मैं आपसे कहती चली, ठीक है, अगर हम हाफ जॉ की बात नहीं करते, अगर हम पूरे जॉ की बात करते, तो मैं कहती मेरे पास नंबर ऑफ इंसिजर कितने हैं, 4 इंसिजर आते हैं, जो आपके फ्रंट के टीथ होते हैं, आपके फ्रंट के 4 दांत होते हैं जो चौड़े होते हैं, ठीक है। आपने कहा कि अलग अलग टाइप है, इंसिजर है, कैनाइन है, प्रीमोलर है, मोलर है। इनकी टाइप के साथ साथ इनकी संरचना भी अलग होती है, इनके फंक्शन भी अलग अलग होते हैं। आपके जो फ्रंट के जो 4 दांत होते हैं वो आपके क्या कहलाते हैं, इंसिजर कहलाते हैं। उनका काम होता है भोजन को काटना। बाइट आप लेते हैं, आप कोई भी भोजन खाते हैं तो आपके फ्रंट के जो टीथ है उनका यूज करते हैं। आपके साथ आते हैं कैनाइन। कैनाइन आपके 2 होते हैं। अब हमने हाफ जॉ में क्यों डिवाइड किया, क्योंकि फ्रंट के जो 4 दांत है वो तो इंसिजर है। एक कैनाइन यहाँ पर होता है और एक कैनाइन आपका यहाँ पर होता है, ठीक है। एक एक कैनाइन आपके दोनों साइड होते हैं। इसीलिए हमने हाफ जॉ में से क्या किया है, डिवाइड किया है कि 4 फ्रंट के जो दांत है वो तो इंसिजर है, एक कैनाइन इधर है, एक कैनाइन इधर। अब आता है प्रीमोलर। प्रीमोलर में आपके 2 प्रीमोलर यहाँ पर हैं और 2 प्रीमोलर आपके यहाँ हैं। और मोलर हमने कहा 3 मोलर आपके इधर हैं और 3 मोलर आपके इधर हैं। तो डिवाइड हो रखे हैं यहाँ पर, ठीक है। अगर आपसे हाफ जॉ की बात की जाए तो आपने कहा कि हाफ जॉ में एक साइड, आपके राइट साइड, आपके अपर जॉ के राइट साइड में कितने इंसिजर हैं, 2 हैं। कैनाइन कितना है, 2 इंसिजर है, 3। अगर आपसे पूरे जॉ की बात की जाए तो आपने कहा पूरे जॉ में 4 इंसिजर होते हैं, 2 कैनाइन होते हैं, 4 प्रीमोलर होते हैं और 6 मोलर होते हैं। हमने कहा ठीक है, लेकिन ये टोटल कितने हुए, 4 10 12 एंड 16। ये एक जॉ की अगर हम बात करें तो 16 दांत हमारे पास आ गए अपर जॉ के। आपने कहा जो सीक्वेंस आपके अपर जॉ में होगा सेम सीक्वेंस आपके लोअर जॉ में भी होगा, सेम डिटो। आपने कहा इंसीजर यहाँ पर अगर हम हाफ जॉ की बात करें लोअर जॉ की तो यही आएगा 2 1 2 3 आएगा। अगर फुल जॉ की बात करें तो 4 2 4 6 आएगा। यहाँ पर अपर जॉ में आपके, अपर जॉ में आपके कितने दांत है, 16 है, ठीक है। लोअर जॉ में कितने होंगे, लोअर जॉ में भी होंगे 16। 16 प्लस 16 कितना होगा, 32। इसी है, हम बचपन से पढ़ते चले आ रहे हैं, कोई डिफिकल्ट नहीं है। क्या किया है, डेंटल। एक्चुअली में डेंटल फॉर्मूला आपका बनता है यहाँ पर हाफ जॉ, ठीक है। डेंटल फॉर्मूला जो हमारा बनता है बनते हैं इस प्रकार। आप कहते हैं 2 1 अपॉन 2 1 2 3। इट मीन्स क्या हमें क्या दिखा रहा है, ये हमें दिखाता है कि हमारे अपर हाफ जॉ में नंबर ऑफ टीथ इतने हैं, हमारे लोअर हाफ जॉ में नंबर ऑफ टीथ क्या है, सेम सेम है। ठीक है, तो हमने कहा कि यहाँ पर क्या है 2 1 2 3 का मतलब क्या है, 2 4 5। हाफ जॉ में हमारे 8 टीथ हैं और हाफ जॉ में हमारे 8 हैं। फुल जॉ में हमारे 16 होंगे, फुल जॉ में हमारे 16 होंगे, 16 प्लस कितने होंगे, 32। ये हमारा आता है डेंटल फॉर्मूला। लेकिन ये क्या है, डेंटल फॉर्मूला जो आपके परमानेंट टीथ उनके लिए ये डेंटल फॉर्मूला है। मिल्क टीथ का अलग डेंटल फॉर्मूला हमारे पास आता है। मिल्क टीथ का जो फॉर्मूला हमारे पास आता है वो है इसमें हमने क्या समझा, ये 2 क्या है, इंसीजर है, ये कैनाइन है, ये है प्रीमोलर। इट मीन्स कि जब हमारे मिल्क टीथ होते हैं तो हमारे पास जो प्रीमोलर है वो नहीं होंगे, मोलर हमारे पास नहीं होंगे। और मोलर हमारे पास 3 की जगह कितने होते हैं, 2 होते हैं, ठीक है। तो हम नंबर ऑफ टीथ अगर देखें, टोटल नंबर ऑफ टीथ 4 ऑन 4। फुल जॉ में अगर हम देखें तो हमने कहा 8 ही है। चलिए हम टेबल, आप टेबल ही देखिए, ठीक है। हमारे पास डेंटल फॉर्मूला भी आएगा और जो परमानेंट उनका फॉर्मूला है ह्यूमन डेंटल फॉर्मूला फॉर मिल्क टी। आपने कहा ये है 210210 इंटू 2 क्यों कर रखा है, इंटू 2 क्योंकि ये हाफ जॉ की बात कर रहा है। तो इंटू 2 का मतलब होगा ये फुल जॉ की बात करेगा, ये भी फुल जॉ की बात करेगा। नंबर ऑफ 30 आएंगे, 20 आएंगे। आपने कहा elaborate each half of the upper jaw and lower jaw has 2 incisor, 1 canine, 0 premolar, premolar है ही नहीं, and 2 molar, 3 molars in milk teeth।
आपसे पूछा भी जाता है प्री मोलर, बहुत छोटे छोटे क्वेश्चन होते हैं। प्री मोलर मिल्क टीथ में नहीं होते हैं और मोलर का नंबर जो होता है वो 3 की बजाय 2 होता है मिल्क टीथ में। अभी का डेंटल फॉर्मूला फॉर परमानेंट टीथ इन ह्यूमन 2 1 2 है। अभी का द डेंटल फॉर्मूला ऑफ ह्यूमन बीइंग इज अ वे ऑफ एक्सप्रेसिंग द टीथ अरेंजमेंट each of the upper jaw and lower jaw. Full formula is then multiplied by 2 in order to get the total number of human beings. इजी क्वेश्चन आते आते क्योंकि टॉपिक ही आपका अच्छा है। Elaborate each half of the upper jaw and lower jaw has a 2 incisor, 1 canine, 2 3 molars. Adult human being ideally has 32 permanent teeth. पर देख लीजिए हमारे पास परमानेंट 32 आते हैं, आते हैं। चलिए तो हमने कुछ क्वेश्चंस भी यहाँ पे डिस्कस किया है, ऐसे ही कुछ और क्वेश्चंस आप लोग प्रैक्टिस करते रहेंगे तो आज के सेशन में इतना ही करेंगे। अभी तक क्लास में बने रहने के लिए आपका